नमस्कार दोस्तों, ट्रेड बाइट्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली व्यू के बारे में। पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आने वाले टाइम में मार्केट में क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, करेंसी, कमोडिटीज़ और एफआईज, डीआईज डेटा और इंडाइसिस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 ने पिछले हफ्ते में क्या परफॉर्मेंस दी है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी की ये फ्राइडे की कैंडल है, पिछले से पिछले हफ्ते की। उस टाइम पर निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट देने के बाद वहीं पर ही रुका हुआ था। ये देखिए, ये थर्सडे की कैंडल है 12 सितंबर की। उसके बाद फ्राइडे से लेके पिछले हफ्ते के फ्राइडे से लेके इस थर्सडे तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। इसका मतलब 5 दिन कंसोलिडेट किया मार्केट ने और एक अच्छी मूवमेंट दी है मार्केट ने इस फ्राइडे को। 1.5% अप था पिछले दिन मार्केट। तो आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरह से बुल हावी होते जा रहे हैं। हमको एक तरफ दिखाया जा रहा है कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, एक तरफ न्यूज फैलाई जा रही है कि क्राइसिस आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। आप मार्केट में देखिए और खुद ही ऑब्जर्व करिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। अभी मैं आपको एफआईआई, डीआईएस डेटास के बारे में भी दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा किस तरह से मार्केट में पैसा आ रहा है। और आपको जो दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल अलग है मार्केट का सिनेरियो। आपको दिखाया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। कोई आ जा रहा है, कह रहा है कि 28% मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपनी एनालिसिस करिए, अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसको ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में आप बात कर लेते हैं हम। बैंक निफ्टी देखिए, बहुत दिन बाद अपने जो रेजिस्टेंस था उसका इसने ब्रेकआउट किया है। आप देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस था ये था 4 जुलाई 2024 को। ये उसी चुनाव वाला दिन है। ये चुनाव वाले दिन इसने हाई लगाया था। उसके बाद इसने जो क्लोजिंग दी है उसके बाद ये नीचे ही गिरा है। नीचे गिरने के बाद ये दोबारा अब इसने ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब 2-3 महीने बाद इसने ब्रेकआउट किया है। आप देख रहे हैं निफ्टी 50 भी एक अच्छे मोमेंट में है और बैंक निफ्टी भी एक अच्छे मोमेंट में है। दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर से एक बड़ी रैली आने की आशंका है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह से पैसा लगाया जा रहा है मार्केट में, कौन से स्टॉक भग रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अपनी एनालिसिस कीजिए, अपनी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने लगाया था अपना हाई इस टाइम पर। उसके बाद ये गिरा, नीचे गिरा, फिर इसकी एक ट्रेंड लाइन थी, वहां पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का और फिर इसको ब्रेक करते हुए एक अच्छी मूवमेंट आई। अब ये हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे करेक्शन करे और फिर एक ऊपर मूवमेंट दे। तो आप देखिए ना कितनी अच्छी मूवमेंट है मार्केट में, कितना अच्छा बैंक निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी ने तो आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को भी इस हफ्ते में। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टरल इंडाइसिस के बारे में। उसमें निफ्टी के मुकाबले क्या परफॉर्मेंस चल रही है हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाला सेक्टर है वो है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। आप देख सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां हैं, स्टॉक्स हैं, वो कितना अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 3% मूव कर चुका है रियलिटी इंडेक्स। उसके बाद है निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स। उसके बाद है ऑटो सेक्टर, फिर है मेटल। जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है वो निफ्टी रियलिटी और निफ्टी इंडिया कंजप्शन है। तो इन दोनों सेक्टर के आप स्टॉक्स को देख सकते हैं। वैसे सारे ही सेक्टर पॉजिटिव थे, एक पीएसयू बैंक को छोड़ के। बस आप देख सकते हैं सारे ही जो सेक्टर हैं वो पॉजिटिव हैं। एक पीएसयू बैंक की था जो 0.09% डाउन था। इतना भी ज़्यादा डाउन नहीं था पर डाउन था। पर जो सबसे ज़्यादा रैली आई है वो आई है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। आप रियल एस्टेट की कंपनियों पे ध्यान दे सकते हैं, उनके स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं
उनकी जो लिस्ट है उसको निकाल के एक एक स्टॉक को आप देख सकते हो कि क्या क्या चल रहा है रियलिटी इंडेक्स में। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जब अमेरिका का मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, इंडिया का मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जापानीज मार्केट ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट में क्या मंदी आने वाली है? नहीं ना। आप देखिए डाउ जोन्स को, देखिए आप इस लेवल पे डाउ जोन्स कुछ एक महीने पहले 5 अगस्त को इसने इतना गंदा लो मारा था और वहां से ये वहां से 9% ऊपर आ चुका है। वहां से 9% एक महीने के अंदर ऊपर आ चुका है और ऑल टाइम हाई पे खड़ा है डाउ जोन्स। तो आप ये सोचिए वहां का इंडेक्स अगर 9% ऊपर है तो वहां की जो स्टॉक है, इसमें जो स्टॉक हैं इसके अंदर डाउ जोन्स के अंदर, वो कितने कितने परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। आप सोचिए ना, जब इंडेक्स ही 9% है तो स्टॉक तो आपको लगता होगा, आपको पता होना चाहिए कि 30 से 40% आराम से मूव कर चुके होंगे स्टॉक। जब ग्लोबल मार्केट में इतने अच्छे सिनेरियो हैं, इंडियन मार्केट में अच्छा चल रहा है, जो जापानीज मार्केट है वो भी अच्छा चल रहा है, आप तो 0.50% भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है अमेरिका में, अब तो वहां पर तेजी आने की संभावना है। अब ये देखते हैं ये तेजी कब तक बरकरार रहती है, वो तो देखने वाली बात रहेगी, कब तक बरकरार रहती है कब तक नहीं रहती है। पर अभी के टाइम पर हमको जो दिख रहा है मार्केट में वो ऑल टाइम हाई दिख रहा है डाउ जोन्स, और ऑल टाइम हाई डाउ जोन्स दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां से ये मार्केट अभी और ऊपर जाने के लिए रेडी है। आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है डाउ जोन्स में हमको। तो डाउ जोन्स हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाता हुआ दिख रहा है, तो डाउ जोन्स यहाँ से लगभग 5 से 10% का मूव और देने के लिए रेडी है। अगर डाउ जोन्स 5 से 10% ऊपर भाग सकता है तो इंडियन मार्केट कितना भागेगा आप सोच नहीं सकते। तो अपना विश्वास रखिए मार्केट पे और अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने ऑब्जर्वेशन पे ट्रेड लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जापानीज मार्केट के बारे में। जापानीज मार्केट में क्या चल रहा है आप देखिए, निकेई 225 इंडेक्स देखिए, जापान का मार्केट है ये। जापान के मार्केट ने भी अपने जो लो लगाया था, ये कितने का लो लगाया था, 5 अगस्त को इसने भी लो लगाया था। 12% मार्केट उस दिन डाउन थी इनकी 5 अगस्त को, और वहां से इसने 23% का मूवमेंट दिया है। इंडेक्स 23% बढ़ चुका है जापान का। अब वहां से थोड़ी करेक्शन हुई थी मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। जब इंडेक्स ही 23% बढ़ गया तो स्टॉक पता नहीं कितने परसेंट बढ़ गए होंगे वहां के। आप सोच के देखिए ना, जैसे डाउ जोन्स में हमको देखने को मिला वहां तो 9% भगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 23% भग गया निकी और फिर 10% इसमें नीचे गिरा। इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी ऑब्वियसली। अब दोबारा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है हमको निकी। आप सोचिए जो जापान का मार्केट है वो भी इतना अच्छा सिनेरियो में है, इतनी अच्छी मूवमेंट दे रहा है, तो इंडियन मार्केट में भी एक अच्छी मूवमेंट आने की आशंका है, ठीक है। तो इंडाइसिस आप देख सकते हैं कि 23% इंडाइसिस भग चुके हैं, वहां का इंडेक्स 23% भग चुका है पिछले एक महीने के अंदर, तो स्टॉक पता नहीं कितने परसेंट भग चुके होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कमोडिटीज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल उसी लेवल पे आ चुका है जिस लेवल पे ये 2021 में था। आप देख सकते हैं वही उसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया है जहां इसने 2021 में सपोर्ट लिया था, जिस लेवल से आप देख सकते हैं इसने फिर 2021 के नवंबर दिसंबर में भी लिया सपोर्ट, फिर 23 में भी लिया 2023 में, अब इसने दोबारा लिया है 2024 में सपोर्ट। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दे क्रूड ऑयल, पर ये हमारे लिए नेगेटिव होगा। अगर क्रूड ऑयल नीचे गिरता है और नीचे गिरता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। क्योंकि पेट्रोल कहाँ से आएगा, पेट्रोल डीजल कहाँ से आएगा, क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइन करेंगे वहीं से तो आएगा। तो क्रूड ऑयल जितना सस्ता हो उतना हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो क्रूड ऑयल पे ध्यान रखो।
अगर आप क्रूड ऑयल पे ट्रेड करते हो तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से हो सकता है क्रूड ऑयल थोड़ा मोमेंट दे 80 के लेवल तक, $80 के लेवल तक। तो अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर आप देख सकते हैं, सिल्वर एक अपनी ट्रेंड लाइन पे है। ये देखिए सिल्वर का जो ट्रेंड लाइन है ये है, ये ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से ये दोबारा ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। जिस तरह से मेरे को देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सिचुएशन बन रही है पूरे ग्लोबल मार्केट में, उस तरह से सिल्वर एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए रेडी है। क्योंकि अभी दीपावली आने वाली है, इसके बाद शादी का सीज़न आना शुरू हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, तो यहाँ से गोल्ड और सिल्वर की जो कीमत है वो बढ़नी ही है। तो यहाँ से नया हाई बनाते हुए हमको सिल्वर दिख सकता है। आप ध्यान रख सकते हैं सिल्वर पे भी, सिल्वर एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अब हम गोल्ड की बात करते हैं। अब हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आप देख सकते हैं, गोल्ड ने अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया था वो 74,736 के लेवल का था, और जो गोल्ड है अब दोबारा उसी लेवल पे हमको जाता हुआ दिख रहा है। सरकार ने जो इंतरिम बजट था, जो उसके चुनाव होने के बाद जो बजट पेश किया जाता है, उस बजट में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया था 9% से, जिसके कारण गोल्ड नीचे आ गया था 9% के करीब। तो अब दोबारा हमको गोल्ड उसी लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद भी उसी लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है जिनने 68,000 के लेवल पर गोल्ड को बाय किया वो बहुत बेनिफिट में होंगे, अभी के टाइम पर बहुत अच्छा प्रॉफिट में होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा जो गोल्ड है अपने ऑल टाइम हाई को छूता हुआ हमको दिख रहा है। गोल्ड इस लेवल से भी ऊपर जाता हुआ हमको दिखेगा, क्योंकि जो मैंने आपको पिछले अभी बताया था कि दीपावली आने वाली है, इसके बाद शादी के सीज़न भी शुरू हो जाएंगे, तो जो गोल्ड है उसकी कीमत बढ़नी ही है। तो हमने अब गोल्ड के बारे में बात कर ली है। गोल्ड में हमको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं करेंसी के बारे में। ये चार्ट है USD INR का। इसमें आप देख सकते हैं अभी कुछ टाइम से जो हमारी करेंसी है INR वो मजबूत होती हुई हमको दिख रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये कौन से सपोर्ट जोन पे है। आप ये देख सकते हैं कि हर बार ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है, तो इस बार भी चांसेस हैं कि ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। पर ये इसको ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो थोड़ी मजबूत होती हुई हमको दिख रही है। और इसका घटने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो फेड ने रेपो रेट को 0.5% से कम किया है, उसके कारण भी हमारी इकोनॉमी जो है, जो हमारी करेंसी है वो स्ट्रांग होती हुई हमको दिख रही है। तो INR एक सस्टेनेबल लेवल पे है, 83.4650 पे है। तो कोई बात नहीं, ये देखते हैं हम कि यहाँ से ये सपोर्ट लेता है या यहाँ से ये ब्रेक करता है इसको। अगर ये ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमको बेनिफिट मिलेगा। तो देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि हमारी करेंसी यहाँ से मजबूत होती है दोबारा या वीक होती है। अभी सपोर्ट लेवल पे है, या अगर ये सपोर्ट लेवल का ब्रेक करती है तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं FII DII डेटा के बारे में। FII और DII डेटा के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं पिछले वीक में जो ये पिछला वीक शुरू हुआ है, ये 16 तारीख से शुरू हुआ है। 16 तारीख को आप देख सकते हैं कि नेट सेलर थे जो FII है, 1634.98 करोड़ रुपए की सेलिंग करी थी, नेट सेलिंग करी थी FII ने। उसी टाइम पर DII ने 774 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी। फिर अगले 17 तारीख को, अगले दिन 17 तारीख को ये 482 रुपए की बाइंग होती है FII की तरफ से, और DII की तरफ से होती है 874 रुपए की बाइंग। यहाँ पर ये बाइंग करते हुए दिखे हमको FII। फिर हम देखते हैं ये
18 तारीख का जो मार्केट था वो नेगेटिव मार्केट था, फिर भी जो हमारा मार्केट है उसमें एक अच्छा पॉजिटिविटी थी। आप देख सकते हैं 1173 करोड़ रुपए की बाइंग करते हैं FII, और DII 152 रुपए की बाइंग करते हैं। और फिर हम 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को हमको दिखता है 2547 करोड़ रुपए की सेलिंग करते हैं FII, और DII 2012 रुपए की 12 करोड़ रुपए की बाइंग करते हैं। फिर हम देखते हैं 20 तारीख का डेटा। 20 तारीख को हमको अनएक्सपेक्टेड बाइंग देखने को मिलती है FII की तरफ से 14,064 करोड़ रुपए की बाइंग होती है। दूसरी तरफ नेट सेलर देखने को मिलते हैं हमको DII 4,427 करोड़ रुपए के। फिर भी हम नेट देखें तो 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग होती है उस दिन। बहुत बड़ा नंबर है FII की तरफ से 14,000 करोड़ रुपए की। ये डेटा आपको क्या दर्शाता है? आपको क्या लगता है यहाँ से मंदी आएगी? FII पागल है, इतने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑल टाइम हाई पे? नहीं ना। तो यहाँ से आपको पता लगना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि जो डेटा है हमारे सामने वो सीधा सीधा दर्शाता है कि मार्केट यहाँ से और मूवमेंट करने वाली है। और आपको मैं दिखाऊं, इस महीने की जो अभी तक की बाइंग हुई है वो 29,148 करोड़ रुपए की हुई है, और पिछले महीने यही नेट सेलिंग थी 21,368 करोड़ रुपए की। तो आप सोच के देखिए FII का इंडियन मार्केट पे भरोसा कितना बढ़ रहा है। तो आप ऐसे आलतू फालतू की चीजें देखना बंद कर दीजिए, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि मार्केट में एक गंदी सेलिंग आने वाली है, कोई बाबा आ रहा है, कोई कह रहा है कि 28% यहाँ से क्रैक्स कर जाएगा। आप DIIs FIIs का डेटा देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। FIIs पागल नहीं है जो ऑल टाइम हाई पे इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस मार्केट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ले लीजिए कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट भी कर देना कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।